हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। एंडोक्राइन सिस्टम में हमने पिछली क्लास में एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। हमारा टॉपिक है पीनियल ग्लैंड। अब पीनियल ग्लैंड के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमने लिखी है, दैट इज इट इज द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। मीन्स जितनी भी हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं प्योरली, उनके अंदर पीनियल ग्लैंड जो है वह सबसे स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होने वाली है। तो साथ ही साथ ये भी याद होना जरूरी है कि स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड अगर पीनियल है तो फिर लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? तो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो होने वाली है हमारी थायराइड ग्लैंड। क्लियर? थायराइड ग्लैंड उसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इसलिए कहा गया है क्योंकि उसका वेट जो होता है वह लगभग 25 to 30 ग्राम्स होता है, इसलिए इसे हम थायराइड ग्लैंड को लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं और पीनियल ग्लैंड इज द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन भी याद रखना हो तो साथ में रख सकते हैं। द लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड इज द लीवर एंड स्मॉलेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड इज द गॉबलेट सेल्स फाउंड इन द लंग्स। लंग्स में पाई जाने वाली गॉबलेट सेल्स जो हैं वह स्मॉलेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है और लीवर लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल है। और प्योरली एंडोक्राइन की बात करें तो लार्जेस्ट प्योरली एंडोक्राइन थायराइड और स्मॉलेस्ट प्योरली एंडोक्राइन दैट इज द पीनियल ग्लैंड। अब बात करते हैं इसकी लोकेशन के बारे में कि पीनियल ग्लैंड की लोकेशन क्या होती है। तो पीनियल ग्लैंड की लोकेशन होती है, इट इज प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ द हाइपोथैलेमस। यह अपर सरफेस ऑफ द हाइपोथैलेमस पर पाई जाती है। हाइपोथैलेमस के अपर सरफेस पर एक पॉइंट यहां पर ध्यान दें, हमने इससे पहले शुरुआत में एंडोक्राइन सिस्टम में पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा था और पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन में हमने ये लिखा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द लोअर साइड ऑफ द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से जस्ट नीचे सिचुएटेड रहती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड और इस वजह से हमने पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम रखा था हाइपोफाइसिस सेरेब्राई। हाइपोफाइसिस सेरेब्राई उससे नीचे होने की वजह से, और यहां हमारी पीनियल ग्लैंड जो है इट इज प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ हाइपोथैलेमस। यह अपर सरफेस में प्रेजेंट होने की वजह से इस पीनियल ग्लैंड को हम एपिफाइसिस सेरेब्राई के नाम से जानते हैं। तो इसका नाम हमने क्या रख दिया है? इसे हम एपिफाइसिस सेरेब्राई के नाम से जानते हैं, प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ द हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी नीचे था तो हाइपोफाइसिस सेरेब्राई नाम था, पीनियल हाइपोथैलेमस से ऊपर है तो इसे हम एपिफाइसिस सेरेब्राई के नाम से जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे इसके अदर पॉइंट्स के बारे में। बात करें इसके कलर के बारे में तो कलर इसका होता है पिंक कलर। यह हाईली वेस्कुलर ग्लैंड है, काफी भरपूर ब्लड सप्लाई, सफिशिएंट ब्लड सप्लाई इसमें प्रेजेंट रहती है जिसकी वजह से इसका अपीयरेंस थोड़ा पिंक कलर का हमें देखने को मिलता है। कलर के बाद हम बात करें इसके शेप के बारे में तो इसका शेप जो होता है वो होने वाला है पी शेप्ड, मीन्स मटर के दाने के आकार का होता है। देन बात करें इसके डायामीटर के बारे में तो इसका डायामीटर होता है लगभग 6 to 8 mm, लगभग 6 से 8 mm इसका डायामीटर होता है। और इसके वेट की बात करें तो इसका वजन जो है वो लगभग 100 to 200 मिलीग्राम देखने को मिलता है और अगर उसे ग्राम में कन्वर्ट करें तो 0.1 to 0.2 ग्राम देखने को मिल सकता है। मीन्स 0.1 से लेकर 0.2 ग्राम, जिसे मिलीग्राम में कहें तो 100 to 200 मिलीग्राम हमारी पीनियल ग्लैंड का वेट होने वाला है। वेट हमारी जो अन्य प्योरली एंडोक्राइन ग्रंथियां थी, ग्लैंड्स थी, उनमें सबसे स्मॉलेस्ट है, सबसे कम है, इसलिए इसे हमने स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड का भी नाम दिया था। तो एनाटॉमिकल एस्पेक्ट में ये 5 पॉइंट याद रखने हैं। लोकेशन, वेट, इसका अपीयरेंस मींस कलर कौन सा है, उसका आकार शेप कैसा है, उसके डायामीटर और वेट के बारे में याद रखना है। अब हम बात करते हैं इसके फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट के बारे में। तो हमारी पीनियल ग्लैंड जो होती है वह मिलेटोनिन नाम का हार्मोन सिक्रीट करती है। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है? मिलेटोनिन नाम का हार्मोन जो है यह पीनियल ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। अब मिलेटोनिन नाम को हम डिटेल में डिस्कस करें, इसके फंक्शंस को समझें, उससे पहले
इससे मिलता जुलता एक वर्ड याद करें, एक होता है मिलेनिन। तो कंफ्यूज ना हो, यहां दोनों वर्ड्स को क्लियरली समझें। एक होता है मिलेटोनिन और एक होता है मिलेनिन। पहले मिलेनिन की बात कर लेते हैं। मिलेनिन जो है यह स्किन में पाई जाने वाली मिलेनोसाइट्स सेल जो होती हैं उनके द्वारा रिलीज होता है। और मिलेनोसाइट सेल जो होती हैं इट इज स्टिमुलेटेड बाय द मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मींस एमएसएच हार्मोन जो कि पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है, एमएसएच हार्मोन मिलेनोसाइट्स को स्टिमुलेट करता है और मिलेनोसाइट से मिलेनिन का प्रोडक्शन होता है। और ये मिलेनिन जो होता है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। पिगमेंटेशन ऑफ स्किन का मतलब है स्किन का कलर डार्क होने के पीछे, ब्लैक होने के पीछे मिलेनिन का रोल होता है। तो ये हमारा मिलेनिन जो है ये डिफरेंट पिगमेंट है और मिलेटोनिन एक हार्मोन का नाम है। तो अब मिलेनिन कहां से निकलता है? मिलेनोसाइट से। मिलेनोसाइट्स कहां होती हैं? तो मिलेनोसाइट होती हैं स्किन के अंदर। मिलेनोसाइट सेल को स्टिमुलेट कौन करता है? तो मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन करता है। और स्टिमुलेशन से अगर मिलेनिन का प्रोडक्शन होता है तो मिलेनिन क्या करवाने वाला है? मिलेनिन जो है पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन करवाने वाला है। तो ये तो हो गया मिलेनिन के बारे में। हमारा मिलेटोनिन जो है वो मिलेनिन से डिफरेंट है और मिलेटोनिन जो है वो रिलीज होता है हमारे पीनियल ग्लैंड से। तो अब मिलेटोनिन का फंक्शन हम डिस्कस करते हैं। मिलेटोनिन का फंक्शन तो हम पिट्यूटरी, मिलेनिन के बारे में हम पिट्यूटरी ग्लैंड के डिस्कशन में भी पढ़ चुके हैं। तो यहां पर एक बार रिकॉल के लिए आपको बता दिया कि एमएसएच, मिलेनोसाइट्स और मिलेनिन अलग कंटेंट है, मिलेटोनिन वर्ड अपने आप में अलग होता है। तो मिलेटोनिन पीनियल ग्लैंड से रिलीज होने वाला हार्मोन है। अब बात करेंगे इसके फंक्शन के बारे में कि मिलेटोनिन हार्मोन अगर पीनियल ग्लैंड से रिलीज होता है तो ये फंक्शन क्या करने वाला है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब बात करें मिलेटोनिन के फंक्शंस के बारे में। मिलेटोनिन का फंक्शन जो होता है सबसे पहला और इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि यह हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करता है। किसको मेंटेन करने वाला है? यह बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करता है। अब बायोलॉजिकल क्लॉक मीन्स क्या है? बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब होता है सर्कैडियन रिदम। ध्यान दें, बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब होता है सर्कैडियन रिदम। बायोलॉजिकल क्लॉक या सर्कैडियन रिदम, इनका मीनिंग समझें। इसका मीनिंग होता है कि हमारे ब्रेन के अंदर एक डेली रूटीन जो है, एक दिनचर्या सेट रहती है, एक डेली रूटीन प्रोटोकॉल दिमाग में सेट रहता है। जैसे कि एक इंडिविजुअल को डेली एक फिक्स टाइम पर भूख लगती है, एक फिक्स टाइम पर उसे नींद आने लगती है, एक फिक्स टाइम पर उसकी नींद खुल भी जाती है। मीन्स हमारे माइंड में एक डेली रूटीन जो है वो फिक्स सेट रहता है और इस माइंड में सेट फिक्स डेली रूटीन को ही हम बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। और हमारा इस बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करना कि एक निश्चित समय पर, एक फिक्स टाइम पर, एक फिक्स एक्टिविटी उस डेली बेसिस पर होना, ये मेंटेन करना हमारा मिलेटोनिन हार्मोन का फंक्शन होता है। ध्यान दें, बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करना नर्वस सिस्टम के एक ऑर्गन का भी फंक्शन है और साथ ही साथ वह पीनियल ग्लैंड के मिलेटोनिन का भी फंक्शन होने वाला है। अब क्या फंक्शन है वो समझें। बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करना, ये इसके लिए हमारा ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस वाला हिस्सा होता है, हाइपोथैलेमस ब्रेन का जो पार्ट है, ये हाइपोथैलेमस वाला पार्ट जो है ये भी बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और साथ ही साथ हमारी पीनियल ग्लैंड से निकलने वाला मिलेटोनिन भी बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करता है। बायोलॉजिकल क्लॉक या सर्कैडियन रिदम का मतलब समझें कि ब्रेन के अंदर एक फिक्स रूटीन सेट रहना, एक निश्चित दिनचर्या बने हुए रहना, उसे हम बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। और इसको मेंटेन करना हाइपोथैलेमस का भी फंक्शन है और पीनियल ग्लैंड के मिलेटोनिन हार्मोन का भी फंक्शन होने वाला है। दूसरे फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे मिलेटोनिन हार्मोन का दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि इट एक्ट लाइक
द एंटीऑक्सीडेंट। अब यहां मीनिंग समझें। दूसरा फंक्शन हमने लिखा है मेलेटोनिन हार्मोन का कि इट एक्ट लाइक द एंटीऑक्सीडेंट, मींस मेलेटोनिन हार्मोन हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं वो भी समझें। एंटीऑक्सीडेंट वो कंटेंट होते हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाने वाले जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, जिन्हें हम फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। ध्यान दें, पहले तो फ्री रेडिकल्स का मीनिंग समझें, देन हम एंटीऑक्सीडेंट का मीनिंग समझेंगे। हमारी बॉडी में जो हम डेली बेसिस पर रूटीन फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, हमारा एक रूटीन लाइफ चल रहा है, उस रूटीन लाइफ में हमारी बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिज्म्स हो रहे हैं, जो भी मेटाबॉलिक इवेंट्स हो रहे हैं, उनके रिजल्ट के तौर पर यह होता है कि बॉडी में कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस इकट्ठा होने लगते हैं, एक्यूमुलेट होने लगते हैं, और उन हार्मफुल सब्सटेंसेस को हम फ्री रेडिकल्स के नाम से जानते हैं। अब फ्री रेडिकल्स क्यों बने? तो रूटीन लाइफ के अंदर चलने वाली जो मेटाबॉलिक इवेंट्स बॉडी में हो रहे हैं, उनके वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर जो हार्मफुल सब्सटेंस जनरेट हुआ है, उसका नाम होता है फ्री रेडिकल्स। अब अगर ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस बॉडी में बढ़ने लग जाएं तो क्या हो सकता है? ऐसे हार्मफुल डेंजरस सब्सटेंस बॉडी में लगातार बढ़ते रहें तो ये कार्सिनोजेनिक भी हो सकते हैं, मींस कैंसर पैदा करने वाले भी हो सकते हैं, और साथ ही साथ ये बॉडी में स्किन का अपीयरेंस डल बनाने में, मतलब स्किन का अपीयरेंस एकदम फेयर स्किन ना दिखकर बहुत रूखी सूखी ड्राई स्किन दिखना, ऐसे हानिकारक इफेक्ट जो हैं, ऐसे हार्मफुल इफेक्ट इस पेशेंट के अंदर, किसी भी इंडिविजुअल के अंदर देखने को मिल सकते हैं अगर उसकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स का कंटेंट बढ़ जाए तो। क्लियर? तो फ्री रेडिकल क्या है? मेटाबॉलिक इवेंट से बनने वाला हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट जो है, उसे हम फ्री रेडिकल के नाम से जानते हैं। अब हमारी बॉडी को यह चाहिए कि अगर इन हार्मफुल सब्सटेंस के हार्मफुल इफेक्ट से बॉडी को बचाना है तो इन्हें डिस्ट्रॉय करना जरूरी होगा। तो अब इन हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट को डिस्ट्रॉय करने वाला जो कंटेंट होता है, उसे हम एंटीऑक्सीडेंट के नाम से जानते हैं। ध्यान दें, एंटीऑक्सीडेंट वो ट्रीटमेंट है जो कि इस हार्मफुल सब्सटेंस को, फ्री रेडिकल को डैमेज करता है। तो अब बात करते हैं कि हमारा मेलेटोनिन क्या करता है। तो हमारा मेलेटोनिन एक्ट लाइक द एंटीऑक्सीडेंट, मींस हमारा मेलेटोनिन जो है इन फ्री रेडिकल्स को डैमेज करेगा और फ्री रेडिकल को डैमेज करके बॉडी के अंदर होने वाले हार्मफुल इफेक्ट्स को प्रिवेंट कर सकता है। तो ये हमने दूसरा फंक्शन पढ़ा कि यह एंटीऑक्सीडेंट की तरह एक्शन करता है, मींस बॉडी में बनने वाले हार्मफुल फ्री रेडिकल्स को यह मेटाबोलाइज करके खत्म करने वाला है। अब बात करते हैं इसके तीसरे फंक्शन के बारे में। हमारे मेलेटोनिन का तीसरा फंक्शन होता है इट इंड्यूसेस स्लीप, मींस यह नींद को इंड्यूस करवाने के लिए जिम्मेदार है। इंड्यूस का मतलब होता है स्टार्ट करवाना, मींस अगर आप लेटे हुए हैं तो आपको नॉर्मल कॉन्शियसनेस से थोड़ा नींद की तरफ, बेहोशी की तरफ, नींद मतलब यहां बेहोशी से मतलब उसका कोमा में जाने से नहीं है, हम बात कर रहे हैं कि वो कॉन्शियसली जागता हुआ लेटा हुआ है, वहां से उसके नींद में जाने की जो प्रक्रिया है, उसके नींद स्टार्ट होने का जो प्रोसीजर है, उसको लाना, नींद को स्टार्ट करवाना, यह फंक्शन होता है हमारे मेलेटोनिन हार्मोन का, कि यह नींद को इंड्यूस करवाता है, नींद को स्टार्ट करवाता है कि अगर आप लेटे हुए हैं, रिलैक्स माइंड में हैं, तो आपको नींद की तरफ ले जाना, यह मेलेटोनिन हार्मोन का फंक्शन होता है। अब मेलेटोनिन का इस केस में एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू भी है, वो भी ध्यान दें। मेलेटोनिन हार्मोन जो होता है वह स्पेसिफिक सिचुएशन में डिफरेंट तरीके से रिलीज होता है। एक तो होता है डार्क लाइट, डार्क लाइट कहूं या इसे मैं डिम लाइट बोल सकता हूं, मींस या तो डिम लाइट है या फिर ब्राइट लाइट है। डिम लाइट और ब्राइट लाइट का पहले तो मीनिंग क्लियरली समझें। हम बात कर रहे हैं कि या तो तेज रोशनी है, मींस ब्राइट लाइट है, या फिर डिम या फिर डार्क लाइट है, मींस थोड़ा अंधेरा है, थोड़ा कम लाइट है। इन दोनों सिचुएशंस के अंदर भी मेलेटोनिन का रिलीज जो है वो अफेक्ट होने वाला है। कैसे अफेक्ट होगा वो समझें। अगर आप डार्क लाइट में लेटे हुए हैं, मतलब डिम लाइट है या मान लेते हैं कि अंधेरा है, लाइट अगर ऑफ है, डिम लाइट अगर है, तो वहां पर मेलेटोनिन हार्मोन का रिलीज जो है वो बढ़ जाता है। ध्यान दें,
In case of dim light, the melatonin production becomes increased, and in case of bright light, the melatonin production becomes decreased. अब इसका क्या लॉजिक है वो समझें, उसको आप एक प्रैक्टिकल वे में समझें। जब आप लेटे हुए होते हैं नींद लेने के लिए, अगर आपके आसपास कोई तेज लाइट, तेज रोशनी हो रही है, मतलब ब्राइट लाइट अगर हो रही है, तो आपको नींद प्रॉपरली नहीं आ पाती है, आपको नींद लेने में थोड़ी प्रॉब्लम महसूस हो सकती है। जबकि अगर आप लाइट ऑफ करके सोते हैं तो आपको थोड़ी देर में नींद आने लगती है और आप आसानी से नींद ले पाते हैं। तो उसके पीछे लॉजिक ये है कि जैसे ही हम डिम लाइट में होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर ये मेलेटोनिन का जो प्रोडक्शन है, रिलीज है, वो बढ़ जाता है। और अगर डिम लाइट में बॉडी में मेलेटोनिन का रिलीज बढ़ेगा तो ये मेलेटोनिन क्या करवा देगा, ये मेलेटोनिन जो है वह नींद को ले आएगा, नींद को स्टार्ट करवा देगा। वहीं अगर हम ब्राइट लाइट में मींस तेज रोशनी वाली जगह पर लेटे हुए हैं तो हमारी बॉडी में ये मेलेटोनिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और मेलेटोनिन अगर कम होगा तो नींद नहीं आ पाने वाली है, स्लीप इंड्यूस नहीं हो पाएगा। तो ध्यान दें, ब्राइट लाइट में मेलेटोनिन कम बनने लगता है और डिम लाइट में मेलेटोनिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो यहां तीसरा फंक्शन था कि मेलेटोनिन जो होता है वो किसी इंडिविजुअल में नींद लाने के लिए जिम्मेदार होता है। अब बात करते हैं चौथे फंक्शन के बारे में। चौथा फंक्शन होता है द मेलेटोनिन हार्मोन, या इट प्रिवेंट्स द अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। यहां पहले सेंटेंस को समझें। हमने लिखा है कि इट प्रिवेंट्स द अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स up to the puberty, up to the age of puberty। पहले तो इस सेंटेंस का मीनिंग हम समझते हैं कि सेंटेंस में लिखा क्या है। हमने लिखा है कि मेलेटोनिन हार्मोन जो होता है, इट प्रिवेंट्स द अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स अप टू द एज ऑफ प्यूबर्टी। इसका मीनिंग यह है कि जो हमारा मेलेटोनिन हार्मोन जो होता है, ये प्यूबर्टी की एज से पहले तक, प्यूबर्टी मींस 13 इयर्स 12 इयर्स जो आप मानते हैं मेल फीमेल्स के अंदर, प्यूबर्टी की एज जब तक ना हो उससे पहले तक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के अपीयर होने से रोकता है। तो यहां पर एक एक करके पॉइंट्स को समझते हैं। यहां व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक का मीनिंग है कि आपके जो भी मेल एंड फीमेल में गॉनेड्स के बढ़ने या फिर सेक्सुअल हार्मोन्स के बढ़ने पर जो सिम्टम दिखाई देते हैं, जैसे मेल में अगर कहें तो दाढ़ी मूंछ का आना, मीन्स हेयर ग्रोथ होना, आवाज का भारी होना, आवाज मीन्स जो मोटी आवाज होने लगती है, ये सभी मेल के अंदर दिखाई देने वाले सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक हैं। फीमेल में अगर बात करें तो प्यूबर्टी की एज के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल का शुरू हो जाना, आवाज का थोड़ा पतला हो जाना, इस प्रकार के सिम्टम को हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से जानते हैं। तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक कब शुरू होने वाले हैं? प्यूबर्टी की एज पर शुरू होने वाले हैं, लेकिन प्यूबर्टी की एज से पहले तक जिसने इसे रोक के रखा था, उनके अपीयरेंस को प्रिवेंट किया हुआ था, वो होता है हमारा मेलेटोनिन। मतलब ध्यान दें, कोई इंडिविजुअल बच्चा पैदा हुआ तब से लेकर 12 साल तक उसमें दाढ़ी मूंछ नहीं आए, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आया, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं दिखाई दिए, उनके दिखाई नहीं देने के पीछे मेलेटोनिन जिम्मेदार है। उसने उनको दिखाई देने से रोका हुआ था, उनको प्रिवेंट किया हुआ था। फिर 12 इयर्स के बाद जब प्यूबर्टी की एज आएगी तो सेक्सुअल हार्मोन्स जो हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, उनकी वैल्यूज में इजाफा मींस इंक्रीमेंट होने वाला है, और उस इंक्रीमेंट की वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक आएंगे। तो अब 2 सेंटेंस याद रखने हैं। पहला, शुरुआती 12 साल की उम्र तक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक क्यों नहीं आए? तो आंसर होगा मेलेटोनिन हार्मोन की वजह से। फिर दूसरा सवाल यह, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक क्यों आने लग गए? तब आंसर होगा सेक्स हार्मोन का लेवल बढ़ने की वजह से। पहले रोके हुए कौन था? मेलेटोनिन रोके हुए था, और फिर अचानक से फंक्शन या फिर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक
क्यों दिखाई देने लग गए? तो वो सेक्स हार्मोन में अचानक होने वाले इंक्रीमेंट मींस एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन के बढ़ने की वजह से अचानक से उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक 12 ईयर ऑफ एज के बाद दिखाई देते हैं। तो हमारा मेलेटोनिन क्या करता है? इट प्रिवेंट्स द अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स अप टू द एज ऑफ प्यूबर्टी। जब तक प्यूबर्टी की उम्र नहीं आ जाती उससे पहले तक सिम्टम को दिखाई देने से रोकता है। तो ये हमारे नॉर्मल फंक्शंस हो गए मेलेटोनिन हार्मोन के 4 फंक्शन। पहला, यह बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करता है। दूसरा, यह एंटीऑक्सीडेंट की तरह एक्शन करता है। तीसरा, यह नींद को इंड्यूस करवाता है। और चौथा, यह सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को प्रिवेंट करता है अप टू द एज ऑफ द प्यूबर्टी। तो ये हो गया हमारा पीनियल ग्लैंड से रिलेटेड हार्मोन। मेलेटोनिन से रिलेटेड कोई विशेष डिसऑर्डर मींस हाइपर सिक्रीशन, हाइपो सिक्रीशन जैसा देखने को नहीं मिलता है। तो इससे रिलेटेड डिसऑर्डर के क्वेश्चन भी अब तक कभी एग्जाम में नहीं आए हैं। आपने भी प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स देखे हो तो यहां पर पीनियल ग्लैंड से रिलेटेड डिसऑर्डर का जिक्र नहीं होता है। तो पीनियल ग्लैंड के बारे में जो इंपॉर्टेंट 3 to 4 इंफॉर्मेशन थी कि यह स्मॉलेस्ट है, फिर ग्रॉस एनाटॉमी के पॉइंट्स एंड देन 3-4 जो फंक्शंस हैं उनको आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली प्योरली मिक्स्ड एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, दैट इज द थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड मतलब हमने पीनियल ग्लैंड के बारे में पढ़ा। अब हम बात करने वाले हैं हमारी अगली ग्लैंड के बारे में, दैट इज द थाइमस ग्लैंड। अब बात करेंगे थाइमस ग्लैंड के भी एनाटॉमिकल एस्पेक्ट और फिर उससे निकलने वाले हार्मोन की फंक्शनिंग के बारे में। तो थाइमस ग्लैंड जो होती है इसकी सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लोकेशन के बारे में। पहला पॉइंट है हमारा लोकेशन कि यह होती कहां पर है। तो इट इज प्रेजेंट इन द थोरेसिक कैविटी। कहां पर पाई जाने वाली है? हमारी थाइमस ग्लैंड जो होती है यह थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट रहती है। अब थोरेसिक कैविटी कहां है? थोरेसिक कैविटी मतलब ये जो चेस्ट वाला हिस्सा है, इट इज एब्डोमिनल कैविटी, इट इज थोरेसिक कैविटी। तो यह थोरेसिक कैविटी के अंदर पाई जाने वाली ग्लैंड होती है। थोरेसिक कैविटी में भी कहां पर होगी? इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द स्टर्नम। किसके पीछे होगी? स्टर्नम से पीछे होगी और इन फ्रंट ऑफ द ट्रेकिया। मीन्स यहां पर 2 बातें हमने लिखी हैं। हमने ये लिखा है कि स्टर्नम से तो पीछे है लेकिन ट्रेकिया से आगे है। अब ये ऑर्गन्स कहां कहां हैं वो ध्यान दें। ये सामने जो बोन की स्ट्रक्चर है वो होती है स्टर्नम, और अंदर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक का पाथवे है ये जो यहां से जा रहा है ये तो है ट्रेकिया जो कि इंटरनल है, और स्टर्नम हमें ये बाहर से पाल्पेट हो पा रही है। तो इस स्टर्नम के जस्ट पीछे, बिहाइंड द स्टर्नम, स्टर्नम से जस्ट पीछे, और जो ट्रेकिया अंदर है उससे आगे, मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारी थाइमस ग्लैंड जो होती है वह स्टर्नम और ट्रेकिया के बीच में होती है। मींस आगे की तरफ स्टर्नम, पीछे की तरफ ट्रेकिया, और बीच में हमारी यह थाइमस नाम की ग्लैंड पाई जाती है। तो यह लोकेशन हो गई कि इट इज प्रेजेंट इन द थोरेसिक कैविटी, बिहाइंड द स्टर्नम एंड इन फ्रंट ऑफ द ट्रेकिया। अब बात करते हैं हम इसके कलर के बारे में। तो इसका कलर जो होता है वो हमें देखने को मिलता है, दैट इज ग्रेइश पिंक। इसका कलर हमें ग्रेइश पिंक देखने को मिलता है। इसका कोई विशेष शेप हमें देखने को नहीं मिलता। ध्यान दें, कलर तो हमने लिखा कि इस थाइमस ग्लैंड का कलर जो है ग्रेइश पिंक है, लेकिन कोई विशेष शेप नहीं है। शेप इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी थाइमस ग्लैंड किसी बड़ी स्ट्रक्चर का नाम नहीं है। हमारी थाइमस ग्लैंड एक प्रकार की मेम्ब्रेनस ग्लैंड होती है। अब मेम्ब्रेनस ग्लैंड का मीनिंग समझें। मेम्ब्रेन का मतलब होता है झिल्ली, मेम्ब्रेन मींस पतली संरचना जो होती है। तो यहां हमारी थाइमस ग्लैंड किसी बड़ी स्ट्रक्चर का नाम नहीं है, ये एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, मींस पतली झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर है। तो इसका कोई विशेष आकार देखने को नहीं मिलता है। ये एक प्रकार की मेम्ब्रेनस ग्लैंड होती है। अब बात करें इसके डायामीटर के बारे में। डायामीटर मींस इसके लंबाई चौड़ाई वो सब कितना होगा। तो डायामीटर जो होता है वो होता है लगभग 5 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 6 mm। अगर आप डायामीटर को भी ध्यान से ऑब्जर्व करें
तो आप इसमें उसके मेम्ब्रेनस होने का इंडिकेशन देख सकते हैं। हमने ये लिखा है कि डायामीटर में लंबाई, चौड़ाई और थिकनेस, जो मोटाई होती है वो इस प्रकार है। उसकी लंबाई तो लगभग 5 सेंटीमीटर है, मीन्स 5 सेंटीमीटर लंबाई है, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई है। लेकिन थिकनेस की बात करें तो हमारी थिकनेस जो है वो सेंटीमीटर में नहीं है, थिकनेस, मोटाई जो है वो केवल 6 mm है। मतलब यह एक झिल्ली नुमा, एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है जिसका डायमीटर 5 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 6 mm होने वाला है। अब बात करते हैं डायमीटर के बाद हम बात करेंगे इस ग्लैंड के वेट के बारे में। मीन्स थाइमस का वेट कितना होता है। तो थाइमस ग्लैंड का वेट जो होता है वह फिक्स नहीं रहने वाला लाइफ टाइम तक। वह लाइफ के अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग एज ग्रुप के अंदर वेट जो है वो डिफरेंट देखने को मिलता है। क्या क्या वेट रहेगा वो समझें। सबसे पहले हम बात करें एट द टाइम ऑफ बर्थ की, तो एट बर्थ थाइमस ग्लैंड का वेट होता है लगभग 10 to 15 ग्राम्स। मीन्स एट द टाइम ऑफ बर्थ अगर हम थाइमस ग्लैंड का वेट देखें तो यह लगभग 10 to 15 ग्राम देखने को मिलता है। और अगर हम एट 1 ईयर ऑफ एज वेट देखें, मीन्स जब 1 साल पूरा हो जाता है, उस 1 ईयर ऑफ एज पर वेट देखें तो लगभग यह हमें 70 ग्राम्स तक देखने को मिलता है। मीन्स इनिशियल 1 ईयर ऑफ लाइफ के दौरान थाइमस ग्लैंड में ग्रोथ देखने को मिलती है। जो एट बर्थ 10 to 15 ग्राम था वह एट द एज ऑफ 1 ईयर लगभग 70 ग्राम देखने को मिलता है। उसके बाद अगले 10 to 12 ईयर्स में, मीन्स एट प्यूबर्टी टाइम पर अगर इसका वेट देखा जाए तो लगभग 20 to 30 ग्राम देखने को मिलता है। और अगर हम इन द एडल्ट, मीन्स प्यूबर्टी की एज के बाद, एडोलसेंट एज पूरा होने के बाद एडल्ट में अगर हम देखें तो इसका वेट हमें दोबारा से 10 to 15 ग्राम्स ही देखने को मिलता है। मतलब थाइमस ग्लैंड का वेट अलग अलग एज ग्रुप के अंदर अलग अलग देखने को मिलता है। एट द टाइम ऑफ बर्थ यह लगभग 10 to 15 ग्राम था। एट 1 ईयर ऑफ एज इट इज अराउंड 70 ग्राम्स। एट द एज ऑफ प्यूबर्टी इट इज अराउंड 20 to 30 ग्राम्स एंड इन द एडल्ट लाइफ इट इज अराउंड 10 to 15 ग्राम। तो ये हो गया हमारा वेट के बारे में। तो इसके साथ ही हमारा एनाटॉमिकल पोर्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड पूरा हुआ। थाइमस ग्लैंड के अंदर हमने 4-5 अलग अलग पॉइंट पढ़े। सबसे पहला तो हमने पढ़ा लोकेशन के बारे में। इट इज प्रेजेंट इन द थोरेसिक कैविटी, बिहाइंड द स्टर्नम एंड इन फ्रंट ऑफ द ट्रेकिया। देन हमने इसके कलर की बात कही, ग्रेइश पिंक इसका कलर होता है। मेम्ब्रेनस ग्लैंड है, झिल्लीनुमा संरचना है, कोई विशेष आकार देखने को नहीं मिला। डायामीटर जो है वो लगभग 5 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 6 mm देखने को मिलता है। और इसका वेट जो है वह डिफरेंट एज ग्रुप के अंदर डिफरेंट देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं इसके फिजियोलॉजी के बारे में। हॉर्मोन्स ऑफ द थाइमस ग्लैंड के बारे में अगर हम बात करें तो थाइमस ग्लैंड जो होती है वह 2 प्रकार के हार्मोन का निर्माण करती है। तो अब बात करते हैं हॉर्मोन्स ऑफ द थाइमस के बारे में। अब थाइमस कितने हार्मोन्स का प्रोडक्शन करता है? तो थाइमस 2 हार्मोन्स का प्रोडक्शन करता है। और वो 2 हार्मोन कौन कौन से होंगे? पहला तो होता है थाइमोसिन और दूसरा होता है थायमिन। पहला होता है थाइमोसिन और दूसरा होता है थायमिन। अब हमारी थाइमस ग्लैंड जो है उसके हार्मोन्स का हम डिस्कशन कर रहे हैं। ये 2 हार्मोन्स का प्रोडक्शन करता है। पहला होता है थाइमोसिन और दूसरा होता है थायमिन। थाइमोसिन हार्मोन जो होता है इसका फंक्शन होता है कि इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। यह मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल होने वाला है। अब हमने टी लिम्फोसाइट का जिक्र किया है, इसका डिस्कशन किया है, तो मीनिंग समझें। हमारी बॉडी में 2 टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स पाई जाती हैं। एक होती है बी लिम्फोसाइट्स और एक होती है टी लिम्फोसाइट्स। द बी लिम्फोसाइट्स आर मैच्योर्ड इन द बोन मेरो। बी फॉर बोन मेरो, तो बी लिम्फोसाइट बोन मेरो में मैच्योर होती हैं एंड टी लिम्फोसाइट थाइमस ग्लैंड में मैच्योर होती हैं। तो टी फॉर द थाइमस एंड बी फॉर द बोन मेरो।
तो बी लिम्फोसाइट बोन मेरो में मैच्योर होती हैं और टी लिम्फोसाइट जो होती हैं वह थाइमस के अंदर निकलने वाले हार्मोन जिसे हम थाइमोसिन के नाम से जानते हैं, इस थाइमोसिन हार्मोन के द्वारा मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट किया जाता है। अब बात करते हैं दूसरे हार्मोन के बारे में। दूसरे हार्मोन का नाम हमारा थाइमिन। थाइमिन हार्मोन जो होता है इसका फंक्शन होता है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ ए न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज द एसिटाइल कोलिन। अब ध्यान दें, आपने एक न्यूरोट्रांसमीटर का नाम सुना होगा जो कि मोस्ट कॉमनली काफी सारे बॉडी मूवमेंट, बॉडी फंक्शंस के अंदर रेस्पॉन्सिबल होता है, और इस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है एसिटाइल कोलिन, जिसे हमने शॉर्ट में ACH लिखा है। एसिटाइल कोलिन का हम जिक्र कर रहे हैं। तो एसिटाइल कोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसको मेटाबोलाइज करना हमारे थाइमिन हार्मोन का फंक्शन होने वाला है। तो थाइमिन हार्मोन कहां से निकलता है? थाइमस ग्लैंड से निकलता है और यह एसिटाइल कोलिन का मेटाबॉलिज्म करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो यहां थाइमस ग्लैंड के दोनों हार्मोन और उनके फंक्शंस का हमने डिस्कशन किया। पहला हार्मोन थाइमोसिन, मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट इसका फंक्शन है, और दूसरा हार्मोन थाइमिन जिसका फंक्शन होता है मेटाबॉलिज्म ऑफ द एसिटाइल कोलिन। अब बात करते हैं कि अगर थाइमस ग्लैंड का हाइपर फंक्शनिंग या हाइपो फंक्शनिंग, इन दोनों में से कोई सी भी कंडीशन डेवलप हो तो क्या सिम्टोमेटिक अपीयरेंस आ सकता है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि थाइमस ग्लैंड अगर फंक्शन करना बंद कर दे तो क्या होगा? तो थाइमोसिन नहीं बनेगा। थाइमोसिन नहीं बनेगा तो क्या होगा? टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन नहीं होगा, और टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन नहीं होगा तो क्या होगा? तो इसका मतलब अगर हम यहां पर लिखें कि अगर हाइपो फंक्शनिंग ऑफ द थैलेमस होता है, मींस हाइपो फंक्शनिंग ऑफ थाइमस हो जाने पर हम ये लिख सकते हैं कि पेशेंट के अंदर इम्यूनो सप्रेसिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है। कौन सा इफेक्ट? इम्यूनो सप्रेसिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है। अब इम्यूनो सप्रेसिव इफेक्ट क्यों? इसके लिए यहां पर समझें कि अगर हमारी थाइमस ग्लैंड प्रॉपरली फंक्शन कर रही होती तो वह थाइमोसिन हार्मोन का प्रोडक्शन करता, और थाइमोसिन हार्मोन जाकर टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन करता। अगर थाइमस ग्लैंड जो है वह हाइपो फंक्शन कर रही है, मतलब कम काम कर रही है, तो मींस थाइमोसिन हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, और थाइमोसिन हार्मोन का प्रोडक्शन अगर नहीं होगा तो टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन नहीं होगा, और टी लिम्फोसाइट अगर मैच्योर नहीं हो पाएंगी तो इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर, इम्यूनो सप्रेसिव इफेक्ट दिखाई देने वाला है। वहीं अगर मैं बात करूं कि अगर हाइपर फंक्शनिंग ऑफ थाइमस हो जाए तो क्या सिम्टम दिखाई देगा, तो ध्यान दें, हाइपर फंक्शनिंग ऑफ थाइमस के हो जाने पर पेशेंट के अंदर एक डिजीज कंडीशन हो सकती है जिसे हम बोलते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस। कौन सी डिजीज कंडीशन हो सकती है? माइस्थेनिया ग्रेविस। जिन्होंने नर्वस सिस्टम पढ़ लिया है उनको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि अगर हमारी थाइमस ग्लैंड हाइपर फंक्शनिंग करती है, नहीं पढ़ा है तो ध्यान से सुने, अगर हमारी थाइमस ज्यादा काम करने लग जाए, हाइपर फंक्शनिंग करने लग जाए, तो इन हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो थाइमिन का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। जितना ज्यादा थाइमिन का प्रोडक्शन होगा वो उतना ज्यादा एसिटाइल कोलिन को मेटाबोलाइज कर देगा। मेटाबोलाइज मतलब तोड़ना, तो वो उतना ज्यादा एसिटाइल कोलिन को मेटाबोलाइज कर देगा। अगर ज्यादा एक्सेसिव थाइमिन हार्मोन एक्सेसिवली एसिटाइल कोलिन को तोड़ देगा तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर एसिटाइल कोलिन में कमी आ जाएगी, और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर एसिटाइल कोलिन में कमी आ जाना, इस बीमारी को हम बोलते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस, जो कि नर्वस सिस्टम के अंदर हम पढ़ने वाले हैं या फिर पढ़ भी चुके हैं। तो यहां माइस्थेनिया ग्रेविस जो है ये डिजीज कंडीशन हो सकती है इन केस ऑफ हाइपर फंक्शनिंग ऑफ थाइमस, और कम काम करेगा थाइमस तो वहां इम्यूनो सप्रेसिव इफेक्ट आएगा, और ज्यादा काम करेगा तो उस केस में माइस्थेनिया ग्रेविस हो सकता है। तो ये हो गया हमारा थाइमस ग्लैंड से रिलेटेड पॉइंट के बारे में। हमने एनाटॉमी पढ़ा, दोनों हार्मोन थाइमोसिन एंड थाइमिन के बारे में पढ़ा, और उससे रिलेटेड हाइपर फंक्शनिंग और हाइपो फंक्शनिंग में क्या क्या कंडीशंस पॉसिबली हो सकती हैं उनके बारे में हमने बात कही। अब हम एंडोक्राइन सिस्टम के आखिरी पड़ाव की तरफ हैं। हमारा एंडोक्राइन सिस्टम का
आखिरी पॉइंट है, दैट इज द ANP एंड BNP। हम ये लास्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं। पूरे एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हमने जितनी भी इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स थी उन सब से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। हाइपोथैलेमस से लेकर पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, पेनक्रियाज, एड्रिनल, पीनियल, थाइमस, जो भी इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स एंडोक्राइन सिस्टम में आती हैं उन सब के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। हमारा आखिरी पॉइंट है दैट इज ANP एंड BNP। पहले तो फुल फॉर्म समझ लेते हैं। ANP का मतलब क्या है? ANP का मतलब होता है दैट इज एट्रियल नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड। एट्रियल नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड ये होता है ANP का मतलब, और BNP का मतलब होता है ब्रेन नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड, या उसे हम B टाइप नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड भी बोल सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। पहले हम एक शब्द, हमने ANP को यहां लिया है और इसको फुल फॉर्म हमने लिखा एट्रियल नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड, ANP हमने लिखा। अब अगर एट्रियल नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड के नाम को ही ठीक से डिटेल से समझा जाए तो इसके अंदर सारे पॉइंट ऑफ व्यू लिखे गए हैं कि ये ANP नाम का जो हार्मोन है वो बनता कहां से है, काम किस पे करता है, क्या काम करता है, और यह खुद ANP किस वस्तु का, किस कंटेंट का बना हुआ है, ये सारी इंफॉर्मेशन इसके नाम के अंदर लिखी हुई है। कैसे, वो ध्यान दें। सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा है एट्रियल नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड में पहला शब्द लिखा है एट्रियल। एट्रियल का मतलब है कि ये ANP नाम का जो प्रोडक्शन है यह हमारे हार्ट के अंदर पाए जाने वाले एट्रियम की वॉल से रिलीज होता है। क्लियर? मतलब ये बनता कहां से है वह इसके नाम के अंदर ही लिखा हुआ है। एट्रियल का मतलब है यह हार्ट के एट्रियम की वॉल मींस दीवार से रिलीज होता है। तो एट्रियल का मतलब प्रोडक्शन कहां से होता है वो लिख दिया हमने। दूसरा पॉइंट लिखा है नेट्री। नेट्री का मतलब होता है सोडियम। सभी जानते हैं अब तक एंडोक्राइन में हम काफी बार हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया समझते आए हैं। तो नेट्री शब्द होता है इस्तेमाल सोडियम के लिए। जब सोडियम बढ़ता है तो हम हाइपरनेट्रीमिया लिखते हैं, सोडियम कम होता है तो हम हाइपोनेट्रीमिया लिखते हैं। तो यहां नेट्री शब्द हमने लिखा है सोडियम के लिए। अगला शब्द लिखा है यूरेटिक, और यूरेटिक का मतलब होता है यूरिन। यहां यूरेटिक वर्ड का मीनिंग निकल रहा है यूरिन। और आखिरी शब्द है पेप्टाइड, और पेप्टाइड का मीनिंग है कि यह पेप्टाइड जो सब्सटेंस होता है उससे बना हुआ होता है। जैसे कुछ हार्मोन स्टेरॉइड के बने होते हैं, कुछ प्रोटीन के बने होते हैं, वैसे ही हमारा ANP नाम का जो प्रोडक्ट है वह पेप्टाइड का बना हुआ है। अब बात करें कि यह करता क्या है, तो ANP नाम का जो कंटेंट या जो हार्मोन होता है वह हार्ट से रिलीज होता है। हार्ट से रिलीज होने के बाद काम यह करता है कि यह बॉडी के अंदर से सोडियम को यूरिन के अंदर एक्सक्रीट आउट करवाने का काम करता है। अगर काम एक सेंटेंस में समझ में नहीं आया तो मैं यहां सीधे शब्दों में यह लिख सकता हूं, द ANP इज एंटागोनिस्ट टू द एल्डोस्टेरोन। मैंने यहां पर लिखा कि जो ANP जो होता है इसका फंक्शन करने का तरीका यह है कि इट इज एंटागोनिस्ट टू द एल्डोस्टेरोन। अब ये बताइए क्या हमने एल्डोस्टेरोन डिटेल में पढ़ा है? तो बिल्कुल पढ़ा है। एल्डोस्टेरोन क्या करता है? द एल्डोस्टेरोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर। क्या करता है? एल्डोस्टेरोन सोडियम को रीएब्जॉर्ब करके वापस बॉडी में लाता है और वाटर को रीएब्जॉर्ब करता है, उसे यूरिन में नहीं जाने देता है। तो फिर ANP कैसा फंक्शन करता है? एल्डोस्टेरोन की तरह सेम फंक्शन करेगा कि उल्टा फंक्शन करेगा? तो उल्टा फंक्शन करने वाला है, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट दिखाने वाला है। तो एंटागोनिस्ट इफेक्ट की वजह से हमारा ANP जो होता है वह सोडियम को यूरिन के अंदर एक्सक्रीट आउट करवाता है। ध्यान दें, हमारा ANP एल्डोस्टेरोन से एंटागोनिस्टिक इफेक्ट रखता है। जहां एल्डोस्टेरोन सोडियम को खींचकर वापस बॉडी में लाता है, वहीं ANP इससे
अपोजिट इफेक्ट दिखाते हुए सोडियम को यूरिन के अंदर भेज देता है। अब सोडियम यूरिन में जाएगा तो क्या साथ में वाटर भी जाएगा? तो बिल्कुल जाने वाला है। तो यहां पर मैं एएनपी का फंक्शन लिख सकता हूं कि एएनपी नाम का जो हार्मोन होता है, इट एक्सक्रीट द सोडियम एंड वाटर इन द यूरिन। मीन्स हमारा जो एएनपी नाम का हार्मोन है, इट एक्सक्रीट द सोडियम एंड वाटर इन द यूरिन। मीन्स यह सोडियम और वाटर को यूरिन के अंदर भेजता है। यह फंक्शन होता है हमारे एएनपी का। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने ये लिखा था कि जो एएनपी होता है यह हार्ट के एट्रियम की दीवारों से, एट्रियम की वॉल से रिलीज होता है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या हमारे अंदर 24 घंटे मीन्स लगातार क्या हार्ट की वॉल जो है, हार्ट की दीवारें जो हैं, क्या वो लगातार एएनपी का प्रोडक्शन करती रहेंगी? तो जवाब होगा कि वह कंटिन्यूअसली एएनपी का प्रोडक्शन नहीं करती हैं। जब बॉडी में कोई स्पेसिफिक सिचुएशन होती है, कोई विशेष परिस्थिति होती है, उसी सिचुएशन के दौरान हमारी हार्ट की जो दीवारें हैं, एट्रियम की जो वॉल हैं, वह इस एएनपी को रिलीज करती हैं। अब बात करेंगे कि ऐसी पार्टिकुलर सिचुएशन क्या है, किस सिचुएशन के दौरान एएनपी का रिलीज बढ़ेगा। तो अब हमारा यहां पर आंसर होगा कि एएनपी का रिलीज तब बढ़ता है जब बॉडी के अंदर हाइपरवोलेमिया हो जाता है। क्या होने वाला है? हाइपरवोलेमिया। पहले तो हाइपरवोलेमिया का मीनिंग क्लियर करें। हाइपरवोलेमिया मतलब सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम जो है उसकी मात्रा ज्यादा हो गई है। मींस ब्लड जहां 5 लीटर होना चाहिए था वहां वाटर कंटेंट बॉडी में ज्यादा हो गए हैं और वो ब्लड 5.5-6 लीटर अगर हो गया है तो उसे हम हाइपरवोलेमिया कहते हैं। और हाइपरवोलेमिया जैसे ही होगा तुरंत हार्ट की वॉल जो है वह एएनपी को रिलीज कर देंगी। अब बात करते हैं हाइपरवोलेमिया हुआ तो हार्ट को कैसे पता चला? तो सीधा आंसर होगा कि सर ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा तो सारा ब्लड तो हार्ट के अंदर से ही गुजरेगा, तो हार्ट को तो ये मालूम चल ही जाएगा कि वॉल्यूम 5 लीटर हमेशा आता था, अब ज्यादा आ रहा है। मतलब हार्ट के अंदर ये इंफॉर्मेशन तो डिटेक्ट हो जाएगी कि सर्कुलेटरी वॉल्यूम ज्यादा है। अब जैसे ही हार्ट के अंदर सर्कुलेटरी वॉल्यूम ज्यादा की इंफॉर्मेशन मिलेगी, हाइपरवोलेमिया होगा, तुरंत हार्ट की वॉल जो है वो एएनपी को रिलीज कर देंगी। अब बात करते हैं कि हार्ट की वॉल ने एएनपी को रिलीज कर दिया किस सिचुएशन के दौरान? हाइपरवोलेमिया की सिचुएशन के दौरान। अब बात करते हैं जैसे ही एएनपी रिलीज कर दिया, अगर हार्ट ने एएनपी रिलीज कर दिया तो एएनपी जाकर क्या करवाएगा? इट एक्सक्रीट आउट द सोडियम एंड वाटर इन द यूरिन। जब हमारा सर्कुलेटरी वॉल्यूम ज्यादा है, जैसे ही एएनपी रिलीज हुआ, ये एएनपी जाकर यूरिन के अंदर सोडियम को और वाटर को भेज देगा। अगर यूरिन के अंदर सोडियम और वाटर चला गया तो तुरंत सर्कुलेटरी वॉल्यूम वापस नॉर्मल हो जाएगा कि और बढ़ जाएगा? तो वो नॉर्मल हो जाएगा। मतलब एएनपी रिलीज करना हार्ट का एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म है कि जब हार्ट में ज्यादा सर्कुलेटरी वॉल्यूम आने लगता है तो हार्ट ये चाहता है कि वॉल्यूम कम किया जाए। इसके लिए एक्स्ट्रा वाटर को बॉडी से बाहर निकालने के लिए हमारा हार्ट खुद क्या रिलीज करने वाला है? एएनपी रिलीज करता है और ये एएनपी सोडियम एंड वाटर का यूरिन के अंदर एक्सक्रीशन बढ़वा देता है, जिससे सर्कुलेटरी वॉल्यूम मेंटेन रहता है। क्लियर? अब बात करते हैं हमारे अगले हार्मोन के बारे में। हमारा अगला हार्मोन था बीएनपी। बीएनपी का फुल फॉर्म होता है, इसे हम ब्रेन नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड के नाम से भी जानते हैं और इसी को हम बी टाइप नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड भी बोलने वाले हैं। बी टाइप नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड। अब यहां मीनिंग समझते हैं कि ब्रेन नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड क्यों कहा गया, जैसे बी टाइप नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड बोलने का क्या मीनिंग है। तो यहां पर एएनपी से बीएनपी में आधा से ज्यादा पोर्शन तो सेम टू सेम है। मतलब एएनपी में भी नाम था एट्रियल नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड, यहां बीएनपी में भी नाम है नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड।
मतलब एक बात तो क्लियर हो जाती है कि बीएनपी भी किसका बना हुआ है, पेप्टाइड का बना हुआ है। ये भी किस पर एक्शन करता होगा, सोडियम पर एक्शन करता होगा। उसे कहां भेजता होगा, उसे यूरिन में भेजता होगा। मतलब फंक्शन तो एएनपी और बीएनपी का सेम है, बस सिक्रीट होने की लोकेशन अलग अलग है। तो एएनपी जब हमारा एएनपी था वो हार्ट की एट्रियम की दीवारों से सिक्रीट हो रहा था, तो हमारा ब्रेन नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड कहां से रिलीज होता होगा? क्या ये ब्रेन से रिलीज होता है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये बिल्कुल गलत जवाब है। हमारी बॉडी में ब्रेन से बीएनपी रिलीज नहीं होता है। तो फिर इसका नाम बीएनपी, ब्रेन नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड क्यों रखा? ऐसा इसलिए क्योंकि इस हार्मोन की सबसे पहले जो आइडेंटिफिकेशन हुआ था, सबसे पहले जो खोज हुई थी, वह एनिमल्स के अंदर देखने को मिला था, ये बीएनपी नाम का हार्मोन। और एनिमल्स में ये देखा गया कि ये बीएनपी नाम का हार्मोन एनिमल्स में ब्रेन से रिलीज होता है, इसलिए इस हार्मोन का नाम जो है उस आधार पर बीएनपी मतलब ब्रेन नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड रखा गया। अब इसका ह्यूमन के अंदर ट्रायल किया गया कि ह्यूमन में यह होता है कि नहीं होता, तो देखा गया कि ऐसा हार्मोन ह्यूमन बॉडी में भी होता है, लेकिन यह देखने को मिला कि ह्यूमन बॉडी में यह ब्रेन से रिलीज नहीं होता। तो इसी को हमने बी टाइप नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड का भी नाम दिया है। मींस एएनपी एट्रियल नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड है। इसकी सबसे पहले खोज जो हुई तो उसे हमने ब्रेन नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड का नाम दिया था, क्योंकि यह एनिमल में ब्रेन से रिलीज हो रहा था, लेकिन ह्यूमन बीइंग में यह ब्रेन से रिलीज नहीं होता। इसे बी टाइप नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड भी नाम दिया गया है। और यह रिलीज कहां से होता है? तो ये भी रिलीज हार्ट से ही होने वाला है, लेकिन हार्ट में कहां से रिलीज होने वाला है? यह वेंट्रिकुलर वॉल से रिलीज होगा। वेंट्रिकुलर वॉल मतलब जो हमारा एएनपी हार्ट के 4 चैम्बर में से एट्रियम की वॉल से रिलीज हो रहा था, वहीं बीएनपी जो है वो हमारे हार्ट के अंदर ही वेंट्रिकल की वॉल से रिलीज होता है। तो यहां ध्यान दें, बीएनपी या बी टाइप नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड इज रिलीज्ड फ्रॉम द हार्ट फ्रॉम द वेंट्रिकुलर वॉल, वेंट्रिकल्स की वॉल से रिलीज होता है। अब बात करते हैं रिलीज होने का अंतर। तो हमने समझा एएनपी जो था एट्रियम की वॉल से रिलीज होता है, बीएनपी वेंट्रिकुलर वॉल से रिलीज होता है। अब बात करें फंक्शन के बारे में, तो फंक्शन एएनपी और बीएनपी का सेम रहेगा। एएनपी भी सोडियम और वाटर को यूरिन में एक्सक्रीट आउट करवा रहा था, बीएनपी भी सोडियम को यूरिन के अंदर एक्सक्रीट आउट करवाएगा और साथ में वाटर का भी एक्सक्रीशन होने वाला है। मींस द फंक्शन ऑफ एएनपी एंड बीएनपी आर सेम, the secretory locations are different. The ANP is released from the wall of the atrium of the heart and the BNP is released from the wall of the ventricles of the heart. तो ये हो गया हमारा ANP and BNP से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के बारे में। तो इसके साथ ही हमारा एंडोक्राइन सिस्टम समाप्त हो चुका है। उम्मीद है सभी को सभी प्रकार के जो डिसऑर्डर्स पड़े, सभी ग्लैंड्स के बारे में जो डिस्कशन हमने किया वो समझ में आ गया होगा। तो एंडोक्राइन सिस्टम में इतना ही। धन्यवाद।